अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कोर्स का। तो आज हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे। फ्रेम में ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम नंबर 2 है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में ओवरऑल लेक्चर के यानी इस कोर्स के स्टार्ट से 5वां प्रॉब्लम है। हमारे साथ एक फ्रेम है जिसमें दो मेंबर्स हैं, एक कॉलम है एक बीम है नॉर्मली। तो इधर एक फिक्स सपोर्ट है पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर एक हिंज सपोर्ट है और आपके साथ 5 अननोन्स है और दो फोर्सेस, एक 5 किप का एक 10 किप का जो है इस पॉइंट बी पर लग रहा है और ए बी पार्ट 8 फीट है, बी सी पार्ट 16 फीट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी पार्ट इज सिंगल आई and 2i is the moment of inertia of part BC. So this is again 5 unknowns we have and 3 equilibrium available equations. So 5 minus 3 से आपके साथ 2 डिग्री आ जाएगा. So it is 2 degree indeterminate structure. इसका मतलब है दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस है आपके साथ which we cannot solve with the help of equilibrium equation. तो हम उसको जो है इन पांचों में से कोई दो भी आप एज ए रिडंडेंट एक्शन सेलेक्ट करते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या है कि डिटर्मिन स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और फिर जो है रिडंडेंस को चूज करना। तो आपके साथ 5 अननोन्स है, 5 रिएक्शंस है, इनमें से आप कोई दो आप जो है सेलेक्ट करें। तो मैं इस सपोर्ट सी पर आप प्रैक्टिस कर ले तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा आसान चॉइस हो सकता है। तो सपोर्ट सी पर मैं इन दोनों रिएक्शंस को मैं एज ए रिडंडेंट एक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्शन भी उसकी एज्यूम कर लेता हूँ। ये AR1 नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और AR2 जो है राइट लेफ्टवर्ड, सही है। तो ये मैंने जो है रिडंडेंस फाइंड कर लिया, उसके डायरेक्शन एज्यूम कर लिए। सो DRS1 DRS2 आपके साथ 0 है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग टू AR1 और AR2 आपके साथ कोई सेटलमेंट ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, सही है। तो आपके साथ कोई सेटलमेंट पहले से नहीं गिवन, तो आपके साथ DRS1 DRS2 0 हो जाएंगे और वी हैव टू फाइंड AR1 एंड AR2। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि चूंकि हम मोमेंट इक्वेशंस फाइंड करते हैं, इसलिए सबसे पहले हमारा जो काम है कि एनालाइज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें से आप ओरिजिनल लोड्स ओरिजिनल लोड्स इस्तेमाल कर लेते हैं और जो रिडंडेंट एक्शन वो सपोर्ट जो है वो आप हटा लेते हैं और आप इसको एनालाइज कर लेते हैं और फिर मोमेंट इक्वेशन उसके लिए फाइंड कर लेते हैं और वो मोमेंट इक्वेशन हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। उसको हम कह रहे हैं कैपिटल एम वैल्यूज, सही है। आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले लें, यानी ए बी, चूंकि जब आप मोमेंट्स बनाते हैं तो आपको एक सेक्शन की ज़रूरत होती है और वो सेक्शन कहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हैं। तो मैं ए से इधर स्टार्ट ले रहा हूँ और हर पार्ट के लिए आप अलग सेक्शन लेते हैं मैं, और इधर मैं सी से स्टार्ट ले रहा हूँ आसानी के लिए, सही है। आप बी से भी स्टार्ट ले सकते दोनों, सही है, लेकिन मैं आसानी के लिए आप वो देखा करें कि आपको इसको जो है जो आसान चॉइस मिले तो आप उसको इस्तेमाल किया करें। इसके बाद डिवाइडिंग द फ्रेम इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि दो हिस्से आपके साथ ए बी बी सी, सही है। अब इधर आपके साथ बी सी पार्ट पर सारे मोमेंट्स और फोर्सेस 0 है, क्योंकि इस पार्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। और ये जो 5 और 10 किप का जो लोड लग रहा है इसको मैं सपोर्ट ए पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि सी पर कोई सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट हमने हटाया है। तो जब ये लोड सी पर आएंगे तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फेल होगा। तो इसके लिए मैं 5 किप और 10 किप का जो लोड है वो सपोर्ट ए पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। इसलिए ये 5 किप और 10 किप जो है मैंने इस पार्ट पर नहीं लगाए, बल्कि वो मैं इस पार्ट पर लगाऊंगा, ठीक है। तो आप देख लिया करें कि जब जगह आपका जो है सपोर्ट मौजूद हो तो कोशिश किया करें कि आपका सारा लोड जो ओरिजिनल लोडिंग हो वो सपोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि सपोर्ट होता ही है इसलिए कि आपका जो लोड आ रहा है उसको सपोर्ट कर ले और उसको साइड में ट्रांसफ़र कर ले।
सही है। तो इसलिए मैं लोड इधर लगा लेता हूँ और ये लोड जो है ये वाला 5 क्यूब भी इधर लगा लेता हूँ। तो अब ये जो लोड है इसकी जो डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन आपके साथ नीचे आ जाएगी, सही है। तो उस ये वाला जो है मोमेंट आपके साथ जीरो है और इधर कोई मोमेंट गिवन नहीं है, तो इसलिए ये वाला मोमेंट इधर यही जीरो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके साथ ये वाला हो जाएगा। अभी ये फोर्सेस नीचे भी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो 10 किप का जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ट्रांसफर हो जाएगा, यानी जो इधर डायरेक्शन जो फोर्स का डायरेक्शन वो उसके ऑपोजिट इधर आपके साथ लगता है, सही है। इसलिए 5 किप का जो है डायरेक्शन ये था, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा 5 किप का, सही है। तो अगर आप देख ले तो ये मोमेंट है, इधर आपके साथ मोमेंट की वैल्यू आती है कि नहीं, तो अब ये देखना है, ठीक है। तो आप देख ले कि जब आपके साथ कोई मेंबर हो और मेंबर पर फोर्स लगे हो और वो मेंबर के परपेंडिकुलर हो, सही है, या कोई एंगल खास बना तो लेकिन पैरेलल नहीं हो, इस 10 की तरह। ये 10 फोर्स जो है ये एक्सियल फोर्स है और ये पैरेलल है इस कॉलम के, तो इस 10 फोर्स की वजह से कोई मोमेंट नहीं बनेगा, लेकिन इस 5 फोर्स की वजह से क्या होगा कि मोमेंट आपके साथ बनेगा और इससे आपके साथ कपल बनेगा। कपल क्या होता है, तो इसकी एग्जांपल आप स्टीयरिंग व्हील ले सकते हैं, जो गाड़ी में स्टीयरिंग होती है कि आपके साथ जो है फॉर एग्जांपल एक स्टीयरिंग है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक फोर्स इस तरफ से लगाते हैं और एक फोर्स इस तरफ से लगाते हैं, सही है। ऑपोजिट डायरेक्शन होती है और लेकिन दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये भी 5 है, तो इससे मोमेंट प्रोड्यूस होगा। आप देख सकते कि स्टीयरिंग जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं इस फोर्स की वजह से स्टीयरिंग किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्लॉकवाइज, जो घड़ी की डायरेक्शन उसमें रोटेट होगा। तो कितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा, वो होगा 5 मल्टीप्लाई मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो 5 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के दरमियान क्या है, 5 फोर्स है और डिस्टेंस के दरमियान फॉर एग्जांपल ये है 8 फीट, सही है, 8 फीट। तो 5 मल्टीप्लाई 8, दिस विल बी द कपल प्रोड्यूस्ड बाय दीज कपल फोर्सेस, सही है। कपल मोमेंट इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ और इसी वजह से ये फोर्स भी, ये 5 और ये 5 जो है दोनों की वैल्यू भी सेम है और ये इस कॉलम के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, इसलिए इस वजह से भी आपके साथ क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 5 मल्टीप्लाई 8 ये आपको 40 के फुट की मोमेंट प्रोड्यूस होगी और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ये क्लॉकवाइज है, तो रेजिस्टेंस आपके साथ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सही है, ठीक है। इस वजह से आप सब कुछ इसी तरह ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी ये तो आपने कर लिया, अभी क्या करना है, इसके लिए आपने मोमेंट इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है, और उसको हम कैपिटल M में यूज कहेंगे। तो चलो मोमेंट की इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स जो है सेक्शन पर, इसी सेक्शन पर, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इधर तक यानी ए बी आपका ये एक्स है, सही है। तो एक्स पर आपके साथ एक्स फासले, ये फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है, ओरिजिन, सही है, और ये आपका एक्स। तो देखते हैं कि इस 5, तो आपके साथ मोमेंट इधर कैसे बनता, कितना बनता है इस सेक्शन पर, तो वो मोमेंट हमने फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दिया कि 10 जो है ये इसके पैरेलल है इसका, तो इस वजह से कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मोमेंट प्रोड्यूस होगा ये एक 5 की वजह से और एक ये मोमेंट की वैल्यू की वजह से। तो 5 की वजह से मोमेंट कितना प्रोड्यूस होगा, तो मैं इसको आपकी आसानी के लिए रोटेट कर लूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। तो मैंने सिंपल क्या कर लिया, डायरेक्शन सेम होंगे लेकिन मैं इसको रोटेट कर लिया 90 डिग्री ताकि आप आसानी से समझ सके, सही है। तो अगर जब मैं इसको रोटेट कर तो आपके साथ ये 5 क्यूब का फोर्स ए बन जाता है, सही है, ये 5, और मोमेंट आपके साथ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके साथ वही एंटी क्लॉकवाइज हो, लेकिन सिर्फ मैं 90 डिग्री रोटेट कर लिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 4D, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि इधर आपने सेक्शन लिया है, सही है, ये इधर तक ये आपके साथ फासला x है, ठीक है। तो इधर तक आपके साथ मोमेंट की कितना है प्रोड्यूस होगा, तो वो होगा 5 मल्टीप्लाई x, फोर्स इंटू डिस्टेंस, 5 मल्टीप्लाई बाय x। सो 5x विल बी अ मोमेंट एट दिस सेक्शन प्लस माइनस दिस 4D, ये 4D भी आपके साथ है। तो एक मोमेंट फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा, एक मोमेंट आपके साथ इधर पहले से मौजूद है, ये वाला है। तो अब ये आपने फाइंड कर लिया है। अभी हमने देखना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या आपके साथ 5x पॉजिटिव है, प्लस है, माइनस है, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसको देख लेते। तो आप देख लें कि 5 फोर्स की वजह से आपका जो बीम डिफ्लेक्ट होगा वो कुछ इस तरह सा जो है डिफॉर्म होगा, ठीक है। यानी इसकी डिफॉर्म शेप इस तरह होगी, फोर्स की वजह से ऊपर डिस्प्लेस हो जो है डिफॉर्म होगा, और इस ऊपर डिफॉर्म होने की वजह से आपके साथ ऊपर कंप्रेशन आएगा और नीचे टेंशन आएगा, सही है। तो जब आपके साथ ऊपर कंप्रेशन आता है तो इस वजह से आपके साथ वो मोमेंट आप क्या होगा, प्लस होता है। तो 5x प्लस होगा, और 40 कितना है तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला को। तो इस 40 मोमेंट आपके साथ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देख सकते हैं इस 40 की वजह से आपके साथ अगर आप देख ले तो आपका बीम इस तरह डिफॉर्म होगा, ये ब्लू शेप में जो बना दिया, सही है। तो इस मोमेंट की वजह से आपके साथ ऊपर टेंशन है और नीचे कंप्रेशन है। तो जब आपके साथ ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन हो तो वो आपके साथ क्या है, नेगेटिव होगा। तो आपका मोमेंट इक्वेशन इस सेक्शन के लिए क्या बन जाएगा, 5x माइनस 40। अब दूसरे केस की तरफ आ जाती है, दूसरे पार्ट के लिए, सही है। तो ये दूसरा पार्ट है x से। तो आप इधर देख लिया आपके साथ सब मोमेंट सब फोर्स जीरो है, ठीक है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी इधर नहीं है। तो इस वजह से आपके साथ इधर मोमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा इस सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन पर आपके साथ मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो इसमें सेकंड सब स्टेप है वो ये है कि हम AR1 के करस्पॉन्डिंग यूनिट लोड लगाते थे, सही है। यानी जब हम DRL मैट्रिक्स डेवलप करते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम क्या करते हैं, AR1 का जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन में आप यूनिट लोड लगा लेते हैं, और उसी तरीके से आप इस फ्रेम को डिवाइड कर लेते हैं और इसको एनालाइज करते हैं, और इससे जो आपके साथ मोमेंट इक्वेशन बनती है वो आपको उसको स्मॉल m1 वैल्यूज कहते हैं, सही है, स्मॉल m1 वैल्यूज, ठीक है। तो चलो करते हैं डिवाइडिंग द फ्रेम इनटू पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और जो आपने फोर्स लगाया वो फोर्स उधर से आप स्टार्ट कर लें। तो आपने इधर फोर्स लगाया 1, सही है। तो इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पर कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो भी आपके साथ जीरो हो जाएंगे, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो है क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लगा नहीं है, ठीक है। अभी ये फोर्स इस जो है पॉइंट बी पर जो है ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये भी जीरो है, और आपके साथ ये 1 जो है इसके ऑपोजिट में इधर आपके साथ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये डाउनवर्ड है तो अपवर्ड। तो आप अगर देख ले तो मोमेंट इधर क्या होगा, तो अगर आप देख ले तो ये 1 और 1 ये इस बीम के यानी इस पार्ट BC के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो अगर मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि ये स्टीयरिंग व्हील का एक एग्जांपल है कि इससे आपके साथ कपल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। इन दोनों वैल्यू की जब दोनों फोर्सेस की वैल्यू भी सेम है और परपेंडिकुलर भी है, और तो इससे आपके साथ कपल प्रोड्यूस होगा। तो आप ये देखें स्टीयरिंग व्हील की तरह ही है कि इससे आपके साथ स्टीयरिंग व्हील इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जो है रोटेट होगा, सही है। कितना रोटेट होगा, तो उसको मोमेंट जो है इसके लिए फाइंड कर लेते हैं। तो 1 × 16 विल बी द मोमेंट कपल प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस। तो 16 के फुट का आपके साथ कपल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो अब ये कपल मोमेंट आपके साथ क्लॉकवाइज में है, तो इसके रेजिस्टेंस में आपके साथ इधर पॉइंट बी पर एंटी क्लॉकवाइज 16 के फुट का मोमेंट प्रोड्यूस होगा, रेजिस्ट होगा, सही है, यानी ट्रांसफर करेगा, सिंपल। अब यही फोर्स आप इधर जो है ट्रांसफर कर ले बी पर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आपके साथ मोमेंट उधर एंटी क्लॉकवाइज तो इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा, फोर्स उधर अपवर्ड डायरेक्शन इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आप इसको इधर इसी तरीके से नीचे भी ट्रांसफर कर ले, नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है। ये फोर्स जीरो है तो इधर भी जीरो है, और इस 1 की वजह से चूंकि 1 ये फोर्स है ये इस कॉलम के बिल्कुल पैरेलल है, तो उस वजह से इधर कोई मोमेंट प्रोड्यूस इनकी वजह से नहीं होगा। तो एज इट इज 16 जो है वो इधर रेजिस्ट हो जाएगा विद इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज तो इधर आपके साथ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसके बाद मोमेंट इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। मोमेंट इक्वेशन बना लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं और मोमेंट इक्वेशंस बना लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंट इक्वेशन बनाते हैं, ये आपके साथ क्या होगा, ये है आपके साथ एट एनी डिस्टेंस x क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन पर हमने मोमेंट लेना है,
जो यानी आपके साथ ये वाला जो है, ठीक है। तो मोमेंट इधर कैसे बनेगा आप देख लें। तो अगर मैं इसको रोटेट कर लूँगा आपके लिए आसानी के लिए 90 डिग्री, ताकि आप इसको आसानी से समझ सके, तो आपके साथ ये इस तरह कुछ बन जाएगा ये वाला, ठीक है। यानी आपके साथ ये है, आपने इसको रोटेट कर लिया है, आपका मोमेंट वही होगा, मोमेंट की डायरेक्शन आप चेंज इधर नहीं करते, सिर्फ मैंने आपके लिए बीम को रोटेट करना कि आप आसानी से समझ सकें। 16 फुट का आपके साथ मोमेंट लगता है, और ये फोर्स आपके साथ जो 1 है ये भी इसी तरह रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री ये वाला। तो आप देख ले, और ये आपके साथ ये जो है फासला है ये x, ठीक है, ये x फासला है। तो आप देख ले कि मोमेंट कितना आपके साथ प्रोड्यूस होता है इस सेक्शन पर ये वाला, ठीक है। तो इस 1 की वजह से 1 इसके पैरेलल है, इस वजह से इस 1 की वजह से कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि सिर्फ आपके साथ इस 16 जो है ये वाला आपके साथ इधर जो है यानी रेजिस्ट होगा, इस सेक्शन पर आपके साथ ये आएगा। तो आप देख ले, तो इस 16 की वजह से आपका जो बीम है वो कुछ इस तरह, बीम कॉलम जो भी है वो इस तरह सा जो है आपके साथ डिफॉर्म होता है। तो आप देख लेते, ऊपर का पार्ट जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड तो इसका मतलब ऊपर आपके साथ टेंशन आ रही है, टेंशन, और नीचे आपके साथ है कंप्रेशन। तो इसका मतलब है 16 आपके साथ इधर मोमेंट इक्वेशन बनेगा, मोमेंट इक्वेशन आपके साथ आएगा -16, ठीक है, -16। इसी तरह दूसरे पार्ट के लिए अभी आप आ जाए, दूसरा पार्ट BC है, तो BC पर आप देख लें कि मोमेंट आपके साथ कितना बनेगा। तो मोमेंट इक्वेशन आपके साथ क्या आएगा, मोमेंट इक्वेशन स्मॉल m1 तो होगा। अगर आप देख ले तो इस आपके साथ कोई मोमेंट इधर नहीं है, तो आपके साथ ये 0 है, तो सिर्फ आपके साथ 1x की वजह से यानी 1x मोमेंट इधर बनेगा, 1 × x फोर्स इंटू, क्योंकि फोर्स 1 जो है ये इस बीम के परपेंडिकुलर है। अब ये इसमें जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसकी तरफ भी आ जाते हैं। तो आप आसानी के लिए अपने ये इसको जो है रोटेट ना किया, क्योंकि पहले से जो है अपवर्ड जो है सही समझने की ऑलरेडी जो है कंडीशन में है। तो 1 जो है इधर आपके साथ 1 लगा है 1 किक का, और ये x डायरेक्शन है, तो 1 जो है 1x मोमेंट जो है प्रोड्यूस होगा। तो उसकी वजह से आपके साथ जो बीम होगा वो रोटेट होगा, इस तरह कुछ डिफॉर्म होगा इस फोर्स की वजह से, इस तरह नीचे, सही है। तो आप देख ले, ऊपर आपके साथ क्या है, ऊपर आपके साथ ये जगह जो है, ये ऊपर का जो टॉप सरफेस ऑफ द बीम है, ये टेंशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो जब आपके साथ ऊपर टेंशन, तो इसका मतलब है इधर मोमेंट क्या होगा, -1x। सो दिस विल बी द इक्वेशंस फॉर दीज 2 पार्ट्स ऑफ m1, सही है, m1 इक्वेशन। अब आ जाते हैं करस्पॉन्डिंग टू AR2। आप क्या कर ले, यूनिट लोड लगा ले, AR2 के आपने कौन सी डायरेक्शन रिज्यूम की थी, उसी डायरेक्शन में भी इसको भी लगा ले, और इसको जो ये इसमें जो आपके साथ जो यानी इसको एनालाइज कर ले, इससे आपके साथ जो मोमेंट इक्वेशन है उसको हम मोमेंट m2 कह रहे हैं, सही है इक्वेशन। डिवाइडिंग द फ्रेम इनटू पार्ट्स एज यूजुअल, और आप फोर्स लगा लें इधर आपके साथ। इस फोर्स की वजह से ये वाले दोनों फोर्सेस 0 हो जाएंगे, यानी एक मोमेंट एक फोर्स, और इसी ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर आपके साथ ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि 0 को कोई डायरेक्शन का कोई फर्क कोई फ़ायदा नहीं। तो ये 1 किप जो है ये आपके साथ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप इधर भी नीचे भी ट्रांसफ़र कर ले, इधर आपके साथ राइट वर्ड है तो आपके साथ इधर लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरह सब कुछ ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है, ये बात। तो आप देख लीजिए इस 1 की वजह से आपके साथ फिर जो है कपल प्रोड्यूस हो रहा है, कपल, और वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप इधर देख सकते हैं 1, और इस 1 की फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। कितना रोटेट होगा, यानी उस मोमेंट कितनी होगी, 1 × h, तो 8 फुट किप विल बी द मोमेंट प्रोड्यूस बाय दिस कपल फोर्सेस। आप ये आपके साथ एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर इसके जो है क्लॉकवाइज आपके साथ इधर रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी इधर इसको जो है सपोर्ट कर लेगा, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी जो है इसको बाय पार्ट्स जो है एनालाइज कर लिया। अब हमने क्या करना है, मोमेंट इक्वेशंस बनाने हैं, मोमेंट्स इक्वेशंस हमने क्या करने हैं, बनाने। तो उसकी तरफ आ जाते हैं, ये आपके साथ x फासले पर आप इसको एनालाइज करें। तो मैं आपके आसानी के लिए इसको फिर रोटेट कर लेता हूं ताकि आप इसको समझ सकें।
वन फोर्स आपके साथ ये है, जब आप इसको रोटेट करते तो वन फोर्स आपके साथ ये वाला 90 डिग्री बन जाता है, सही है। इस फोर्स को ये आपके साथ ये वाला बन जाता है, और मोमेंट आपके साथ उसकी डायरेक्शन सेम होती है। इसको सिर्फ मैंने रोटेट कर लिया है। रोटेट करने का मतलब ये नहीं कि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके साथ इधर क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इधर भी आपके साथ क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा 8 फुट की। तो इस वन की वजह से आप देख ले, इसकी वजह यानी आपके साथ ये फासला x है, तो इस वन की वजह से भी आपके साथ मोमेंट प्रोड्यूस होगा। सो 1x आपके साथ मोमेंट प्रोड्यूस होगा, एक आपके साथ 8 प्रोड्यूस होगा। तो आप कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव उसकी तरफ आ जाते हैं, उसको कर लेते हैं। तो वन की वजह से आपके साथ अगर आप देख ले तो बीम या जो पार्ट है वो इस तरह से डिफॉर्म होगा वन की वजह से। तो ऊपर आपके साथ क्या आ रहा है, टेंशन, इसलिए आपके साथ ये -1x हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्लॉकवाइज की तरफ अगर आप देख ले, क्लॉकवाइज सही है, तो क्लॉकवाइज से इसकी कौन सी डायरेक्शन यानी आपके साथ ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, तो इसको भी कर लेते हैं, सही है। तो आप इधर जो है बीम बना लें, या कॉलम जो हिस्सा है आपने इसको जो है रोटेट सिंपल की इधर किया है। तो इस आपके साथ ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी आपके साथ ये क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से आपके साथ ये बीम जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डिफॉर्म होगा। तो आपके साथ ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, तो इसलिए आपके साथ ये हो जाएगा प्लस -1x + 8, ठीक है। तो ये आपके साथ ये मोमेंट इक्वेशन है, अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं BC पार्ट की तरफ। तो आप देख लीजिए इधर सारे फोर्सेस क्या है, कोई जीरो है, और इस वन फोर्स की वजह से कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो इसलिए इधर भी आपके साथ m2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m2 फॉर पार्ट BC विल बिकम 0 और m2 फॉर पार्ट 1 विल बी -1x + 8। अभी नहीं इक्वेशन को आप इस्तेमाल कर ले और टेबल में इस्तेमाल कर ले और DRL मैट्रिक्स से आप डेवलप कर ले। तो आप ओरिजिन सेलेक्ट कर ले, दोनों के ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट x कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, A से, दूसरे पार्ट में x जो है वो C से स्टार्ट हो रहा था। आपके साथ ये A यानी AB कितना फासला है, 0 से 8 तक वेरी करता है, और BC आपके साथ उसकी ओवरऑल लेंथ 16 फीट है, तो x जो है वो 0 से 16 तक वेरी कर सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट AB का I है, पार्ट BC का 2I है, और मोमेंट इक्वेशन फॉर कैपिटल यानी AB के लिए आपके साथ क्या बनेगा, मोमेंट इक्वेशन क्या कितना बनेगा, 5x - 40, और BC के लिए 0 है। तो आप देख ले इधर ये वाला 5x - 40 आप इधर देख सकते हैं, ये मोमेंट इक्वेशन इस्तेमाल किया मैंने, सही है। तो मैं इसे फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो आप उधर से मोमेंट इक्वेशन ले लें जिस पार्ट के लिए आपने जो है कैलकुलेट किया। AB के लिए ये वाला मोमेंट कैपिटल M1 की कैपिटल वैल्यूज थी M की, और BC के लिए मोमेंट 0 था। इसी तरह M1 की इक्वेशन पार्ट AB के लिए ये वाली थी -16 थी, और -1x BC के लिए। इसी तरह M2 के लिए मोमेंट इक्वेशन पार्ट AB के लिए 8 - 1x था, सही है, और BC के लिए 0। अब DRL मैट्रिक्स हमने डेवलप करना है, तो वो कैसे डेवलप करें। DRL1 = n from 1 to 2, ठीक है, और कैपिटल M1 डिवाइड बाई EI मल्टीप्लाई dx। सो इसकी इंटीग्रेशन आप करेंगे, यानी 0 से L तक आपके साथ वेरी करेगा, यानी उसकी जो लेंथ है, और कैपिटल M स्मॉल m1 वैल्यूज मल्टीप्लाई कर ले हर पार्ट के लिए, और EI पर डिवाइड कर ले, सही है। सो AB पार्ट के लिए आपके साथ जो इक्वेशन बन रही थी उसकी यानी लेंथ 0 से 8 तक वेरी कर रही थी, और कैपिटल M की ये वाली इक्वेशन थी, और स्मॉल m1 की ये वाली इक्वेशन थी। आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, डायरेक्ट कैलकुलेटर से इंटीग्रेशन कर ले, सही है, और इसको ऐड कर ले पार्ट BC के साथ, ठीक है। पार्ट BC क्या है, 0 से 16 तक वेरी करता है, कैपिटल M उसकी इधर ये वैल्यू थी, स्मॉल m1 की ये थी, तो इससे आपके साथ 0 आ जाएगा। तो आपके साथ सिर्फ ये वाला रह जाता है, तो इसको ऐड कर ले तो आपके साथ DRL1 की वैल्यू फाइंड हो जाती है। इसी तरह DRL2 की वैल्यू कैसे फाइंड करता है, बाकी आपको सब सेम है, सही है। 2 मेंबर्स है तो n = 1 to 2 तक वेरी करते, और 0 से L M इधर आपके साथ
M2 है, उधर आपके साथ M1 था, इधर आपके साथ M2 है। इक्वेशंस आप मल्टीप्लाई कर ले हर मेंबर के लिए। सो ए बी पार्ट के लिए आपके साथ कैपिटल M की इक्वेशन ये थी और स्मॉल m2 की इक्वेशन ये थी, ठीक है। आप इस्तेमाल कर लिए, जीरो हो जाएगा ये दूसरे पार्ट का, दोनों जीरो इक्वेशंस थे। तो आपके साथ DRL2 भी फाइंड होगा, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें तो आपके साथ DRL1 और DRL2 फाइंड हो गए। अभी हमने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आपके साथ क्या है, वैल्यू सब कुछ सेम है, सिर्फ आप इस इक्वेशन को याद कर लें कि आपके साथ इधर दोनों M1 है। F11 आप फाइंड करते हैं, F11 आपके साथ ये 2 डिग्री इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि दो आपके साथ एक्स्ट्रा इक्वेशंस थे, तो इसलिए आपके साथ 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। तो F11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम F12, सही है, और F21 और F22 ये आपके साथ मेंबर जिसके बन जाएगी मैट्रिक्स के। हम मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं। सो स्मॉल m1 की वैल्यूज पार्ट ए बी के लिए मल्टीप्लाई कर लें और पार्ट बी सी के लिए जो है स्मॉल m1 मल्टीप्लाई कर लें। इधर आपके साथ 2i है, ऐड कर ले, इंटीग्रेट कर ले तो आपके साथ f11 की वैल्यू हो जाएगी फाइंड। इस तरह f12 और f21 दोनों सेम होते हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होते हैं, n फ्रॉम 1 to 2 और स्मॉल m1 और m2 की इक्वेशन आप मल्टीप्लाई कर लें। यानी ये पार्ट ए बी के लिए स्मॉल m1 के इक्वेशन था और m2 का ये था, और पार्ट बी सी के लिए स्मॉल m1 का ये था, m2 का ये था। ए बी से भी आपके साथ जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा आपके साथ, तो आपके साथ वो वाला f12 f21 की इक्वेशन वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह f22 के आपके साथ क्या होती है, वैल्यूज n फ्रॉम 1 to 2। 1 to 2 इसका मतलब है कि दो मेंबर्स है आपके साथ, एक ए बी था बी सी था। ये आपके साथ m2 मल्टीप्लाई कर यानी m2 स्क्वायर कर ले तो आपके साथ हर पार्ट के लिए m2 का इक्वेशन कर ले मल्टीप्लाई, सही है। और ये आपके साथ सॉरी ये आपके साथ 0 से 8 तक वेरी करता है और ये 0 से 16 तक, इसको आप करेक्ट कर ले 0 से 8 और 0 से 16, यानी पार्ट बी सी का जो फासला है वो 0 से 16 तक वेरी करता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, इंटीग्रेट कर ले तो आपके साथ आ जाएगी f22 की वैल्यू। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें और इसका इन्वर्स फाइंड कर लें, क्योंकि जब आप रिडंडेंट एक्शन फाइंड करें तो आपके साथ ये इक्वेशन है, रिडंडेंट एक्शन इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स DRS और DRL को सब्स्टिट्यूट करो। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स लगाए, मैं इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया इसलिए मैंने ऊपर इस पर दोबारा साइन इन्वर्स लगाया। आप इसका इन्वर्स फाइंड कर लें और मल्टीप्लाई DRS आपके साथ दोनों वैल्यू 0 है, DRL की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और ये माइनस आंसर से आया था हमारे साथ, और ये आंसर ये माइनस जो है इधर इक्वेशन से आ रहा है, कटिंग कर ले और इसकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आपके साथ AR की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी, सही है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे साथ ये बन जाएगा, यानी आपने एक रिडंडेंट एक्शन फाइंड कर लिया है, एक है 5 और एक है आपके साथ 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे और इधर आपके साथ जो इक्वेशन हो रिएक्शन बाकी रह जाते हैं इसको हमने फाइंड करनी है, ये 3 हमारे साथ रह जाते हैं, इसको हमने क्या करना है फाइंड करना। तो इसको हम फाइंड करें विद हेल्प इक्विलिब्रियम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये दोनों अननोन्स फाइंड हो गए, तो इसका मतलब है आप इस तीनों अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ इक्विलिब्रियम इक्वेशन मौजूद है 3। तो इधर हम मैट्रिक्स के तरीके से करेंगे। तो मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप 5 है कि आप मेंबर एंड एक्शंस फाइंड करते विद हेल्प ऑफ मैट्रिक्स तरीके से। तो आप क्या करते हैं, आपके साथ जितने पार्ट्स हैं उनको आप नंबरिंग दे दें और पॉजिटिव आप कंसिडर कर लें कि हमारा अपवर्ड पॉजिटिव होगा, राइटवर्ड पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। हर इन पर 3 एक्शन होते हैं, राइटवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से आप अपवर्ड पॉजिटिव ले लें, राइटवर्ड पॉजिटिव ले लें और क्लॉकवाइज पॉजिटिव प्लस ले लें। तो जब आपके साथ आंसर इसके मुखालिफ आएंगे यानी नेगेटिव आंसर का मतलब है कि आंसर आपके साथ जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो मेंबर ए बी की तरफ आ जाते हैं। तो मेंबर ए बी आपके साथ ये है, आप पहले इसको नंबरिंग दे दें और पॉजिटिव ले लें, जिस पिछले स्लाइड में मैंने कर लिया। इसको आप 1 कह रहे हैं, इसको आप 2 कह रहे हैं, इस मोमेंट को आप 3 कह रहे हैं, इस फोर्स को आप 4 कह रहे हैं, इसको 5, इसको 6, सही है। आप नंबरिंग दे दें और पॉजिटिव कंसिडर करेगा आपके साथ कौन सा पॉजिटिव। तो आपके साथ ये वाला 3 एक्शंस है, क्योंकि आपके साथ 3 एक इन पर 3 दूसरे इन पर, तो आपके साथ 3। आप जब आप मेंबर एंड एक्शन फाइंड करते हैं तो मेंबर एंड एक्शन इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, तो आपके साथ ये आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके साथ ये मैट्रिक्स कहाँ से आ रहा है, -5, 10, -40, ये कहाँ से आ रहा है, सही।
तो आपने ऊपर इस प्राइम स्ट्रक्चर को जब एनालाइज किया था, जहां हम एक मोमेंट इक्वेशन बना रहे थे, ये आपके साथ वही पार्ट है, वही फोर्सेस आप उसी डायरेक्शन में आप ले लें और आप देख लें, इसको कंसिडर कर लें कि 1 की डायरेक्शन आप ऑपोजिट यानी पॉजिटिव ये ले रहे हैं, लेकिन आपके साथ इधर आपके साथ उधर माइनस यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब है आप इधर माइनस पुट कर लें। 2 की डायरेक्शन जो है वो इस फोर्स की यानी दूसरे नंबर का जो फोर्स है वो दोनों की डायरेक्शन सेम, इसलिए आपके साथ 10 पॉजिटिव है। माइनस 40 इसलिए क्योंकि आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, लेकिन अंदर आपके साथ एंटी क्लॉकवाइज है, सही है, तो इसका मतलब -40। बिल्कुल इसी तरीके से आप 4, 5, 6 को भी ले लें, ठीक है। प्लस ये वाला जो मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो कहाँ से आया है, तो आप देख लें कि जो हमने AR1 लगाया था करस्पॉन्डिंग टू AR1 1 यूनिट लोड हमने लगाया था, तो उसका ए बी पार्ट जो है हमने एनालाइज किया, तो उसके लिए M1 वैल्यूज जो है निकाले थे, तो वही पार्ट इस्तेमाल कर ले और डायरेक्शंस जो है इधर देख ले कि 0 है, आपके साथ पहला 0 है, दूसरा आपके साथ +1 है, तीसरा आपके साथ -60 इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, हालांकि आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव का, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज। तरह 0 होगा, ये -1 है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपके साथ +16 है क्योंकि क्लॉकवाइज है। इस प्लस करस्पॉन्डिंग टू यानी इसी मैट्रिक्स में आपके साथ ये जो रो कॉलम आ रहा है ये वाला, ये इस AR2 से आ रहा है, ठीक है। तो आप जब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले AR से मल्टीप्लाई बाय 0 जो 5 है आपके साथ रिडंडेंट रिएक्शन जो पिछले स्लाइड में हमने फाइंड किए, तो आप जब मल्टीप्लाई कर लेते आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते, जमा कर लेते इस मैट्रिक्स के साथ, तो आपके साथ आंसर आ जाती है ये वाली, और वो आंसर आपके साथ ये है। बाकी सब फोर्स 0, सिर्फ ये 10 आ रहा है, ठीक है। अभी उसी आंसर्स को आप इस्तेमाल कर ले, शेयर फोर्स डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम वगैरह बना रहे हैं, तो आप देख ले तो इधर आपके साथ शेयर फोर्स बेंडिंग सब कुछ 0 है, सिर्फ एक्सियल फोर्स बन रहा है। ये फोर्स जो यानी इस मेंबर के पैरेलल हो उसको हम एक्सियल फोर्स कहते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है 10। तो आप इधर 10 चले जाए, सॉरी ये 27.95 नहीं बल्कि 10 है, आप 10 चले जाए, इधर 10 चले जाए, इधर 10 आ जाए, थ्रू आउट कांस्टेंट है, फिर 10 चले जाए नीचे इस डायरेक्शन में, सही है। तो आपके साथ एक्सियल फोर्स डायग्राम बन जाएगा। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों 0 क्योंकि उसकी वैल्यूज नहीं आई। अच्छा, अब मेंबर BC की तरफ आ जाते, तो मेंबर BC आपके साथ ये है, नंबरिंग दे दी, उधर जो हमने नंबरिंग दी थी, कलर्स भी मैंने दे दी, सही है। तो ये आपके साथ M1 M2 M3 M4 M5 6 एक्शंस हैं, सही है। प्लस ये वाला जो कॉलम आ रहा है, ये वाला जो कॉलम आ रहा है, ये मैट्रिक्स, ये आपके साथ अगर आप देख लो तो प्राइम स्ट्रक्चर में इधर आपके साथ सारे फोर्स 0 थे, इसलिए आपके साथ ये सारे 0 हो जाएंगे। प्लस ये जो आ रहा है करस्पॉन्डिंग टू AR1 आपके साथ ये वाले जो है AR1 जब आप जो है उसको यानी आपने AR1 करस्पॉन्डिंग 1 यूनिट लोड लगाए, तो आपके साथ इस पार्ट में जो फोर्स आ रहे थे करस्पॉन्डिंग टू वो फोर्सेस नंबर्स के जो है मुताबिक आप जो है इसको उसकी वैल्यूज लिख ले, पॉजिटिव नेगेटिव। AR2 के करस्पॉन्डिंग आपके साथ ये आ रहे, तो इससे आपके साथ ये वाला कॉलम बनेगा मल्टीप्लाई बाय AR। तो आप मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ ये आंसर आ जाएंगे, इसका मतलब सब 0 है, तो आपके साथ ये 5 इधर है। तो 10 फोर्स जो था वो 5 और 10 किप का जो लोड लगा था, तो 5 किप का लोड जो है डायरेक्ट जो है हिंज सपोर्ट की तरफ आ रहा है, और 10 किप का जो फोर्स था डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो डायरेक्ट जो है सपोर्ट A पर आ रहा है, सही है। तो इसकी वजह से आपके साथ वो आंसर आप ले लें, ये जो आंसर है यानी इसको आप इस्तेमाल कर लीजिए, आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह बनाए। तो आप देख रहे हैं आपके साथ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सब कुछ 0 है, सिर्फ आपके साथ एक्सियल फोर्स बन रहा है, सही है। तो इसलिए आपके साथ सिर्फ एक्सियल फोर्स बनेगा जिसकी वैल्यू 5 होगी, बाकी दोनों आपके साथ क्या होगी 0, सही है। इसके साथ हमारे प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट में जो है हम इंशाल्लाह इसका दूसरा जो प्रॉब्लम नंबर 6 है इसको अब हम करेंगे।